नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेष प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट एक नहीं, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो आप ये सोच के चलिएगा, तो ये इनके बारे में नॉलेज बात की बात है। अभी एग्जाम टाइम है तो हम अपना करते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो इनके बारे में नॉलेज बाद में देंगे। तो देखिए, तो आज हम करने वाले हैं बायो-सावर्ट के नियम को। तो बायो-सावर्ट से पहले एक साइंटिस्ट और हुए ऑस्टेड। ऑस्टेड ने ये देखा कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम आज उसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी के किताब के जो सरकारी वाली बुक है उसके अनुसार चलो तो ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है आपका यहीं से। तो आज हम करने वाले हैं इसी टॉपिक को। तो देखिए, तो हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के टॉपिक को, बायो-सावर्ट के नियम। तो इससे पहले ऑस्टेड के अनुप्रयोग को, ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, ऑस्टेड का प्रयोग, तो उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ऑस्टेड ने सबसे पहले क्या देखा, इसको मैं ओरली बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना था। ऑस्टेड अपना एक विद्युत से संबंधित एक प्रयोग कर रही थी। तो ऑस्टेड ने पाया कि जिस तार से, जिस वायर से होके धारा प्रवाहित हो रही थी, जिस वायर से धारा प्रवाहित हो रही थी उसके नीचे एक कंपास रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करता हूं तब कंपास में एक निश्चित डायरेक्शन में विक्षेप प्राप्त होता है। समझ रहे हो? यानी कि जो मेरे पास, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक ये बैटरी लगी हुई है और एक ये वायर है और इसमें एक लगी है कोई कुंजी। ठीक, जब ये कुंजी लगी नहीं थी तब यहां पर कोई कंपास रखा था, उस कंपास में कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा था। समझ रहे हो? इस कंपास में कोई भी विक्षेप नहीं था। और जैसे ही मैंने इस कुंजी को, मैंने नहीं, ऑस्टेड ने कुंजी को लगाया तो इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ। तो इन्होंने देखा कि जब प्लस टर्मिनल ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, हम जानते हैं कि धारा प्लस से माइनस जाएगी तो कुछ धारा इस तरीके से फ्लो की, तो इसमें एक निश्चित डायरेक्शन में, नहीं पता किस डायरेक्शन में, बस याद रखना कि एक निश्चित डायरेक्शन में एक विक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक, तो ऑस्टेड ने ये देखा। तो ऑस्टेड ने ये देखने के बाद फिर से उन्होंने सोचा, ये किसकी बात कर रहा हूं? ऑस्टेड की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ऑस्टेड के प्रयोग, किसके? ऑस्टेड के प्रयोग, ध्यान देना। तो ऑस्टेड के प्रयोग में उन्होंने देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब देखो, जब मैंने कोई कुंजी नहीं लगाई तब कंपास, दिशा सूचकांक बोलते हैं जिसको, उसमें कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं था। और जैसे ही इसमें मैंने कुंजी लगाई तो इसमें एक निश्चित दिशा में विक्षेप प्राप्त हुआ, जबकि ये इससे देखो संबंधित नहीं है, बहुत दूर है इससे। ठीक है, दूर होने के बाद भी इसमें एक विक्षेप आया। इन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ थोड़ा सा और सोचा अपने माइंड में। इन्होंने सोचा कि क्या मैं इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर सकता हूँ, अर्थात धारा को मैं विपरीत दिशा में कर सकता हूँ। तो इन्होंने धारा को विपरीत दिशा में करने की कोशिश की। तो इधर माइनस इधर प्लस, कुंजी अपनी जगह स्थिर है। इन्होंने देखा कि जब फिर से वही इन्होंने प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया अपना, तो इन्होंने देखा कि पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त हो रहा है। यहां पर इन्होंने देखा जब धारा की दिशा विपरीत हुई तो पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहले के विपरीत दिशा में, तो विक्षेप जो इन्होंने देखा कि पहले के विपरीत, जिस तरह पहले की दिशा में था उसके विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त हो रहा था। यह ऑस्टेड का प्रयोग था। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है और इंपोर्टेंट पोर्शन है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आना जरूर है इस टॉपिक से। 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में ऑस्टेड के कई बार पूछ लिया है आपको, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा समझ के जाइएगा। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने इसको धारा की दिशा उल्टी की तो विक्षेप भी उल्टा हो गया। ठीक है, जब धारा की दिशा सीधी थी तब विक्षेप भी एक निश्चित दिशा में था। तो जब धारा की दिशा उल्टी की तो उस निश्चित दिशा से पलट गया कौन? विक्षेप।
तो इसके अनुसार उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला कि किसी धारावाही चालक तार में अगर हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वैद्युत धारा अपने चारों ओर, वह चालक तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर लेता है। तो आज हम इसी के बारे में करने वाले हैं। इनके बाद आए एक और बेहतरीन साइंटिस्ट, इन्होंने और थोड़ी सी कोशिश की। तो ये दो भैया आ गए, बायो और सावर्ट। ठीक है, बायो सावर्ट दो वैज्ञानिक थे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लो तो लेना चाहो। ऑस्टेड के बारे में है ये, ऑस्टेड। बायो सावर्ट में आप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑस्टेड ने देखा कि अगर किसी धारावाही चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण इस कंपास में क्या हुआ, विक्षेप मिला। क्योंकि कंपास में एक मैग्नेट लगी होती है छोटी सी, वही हमको बताती है, और मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में ठहरती है। तो इससे दिशा का हम मापन करते हैं। जैसे कहीं जगह फंस जाते हैं, जैसे जंगलों में या पहाड़ों में या कहीं ऐसे खुले एरिया में फंस जाते हैं, वहां पर हम दिशा के बारे में नहीं देख पाते, तो वहां हम इन्हीं कंपास का यूज करते हैं। वही कंपास रखा रह गया था यहीं पे। तो इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखो, सबसे इनके बाद आई ये वाले साइंटिस्ट। कौन से वाले भैया, बायो सावर्ट वाले भैया। तो इन भैया ने क्या किया, देखना बेटा, इन्होंने एक काम किया कि सबसे पहले इन्होंने देखा कि मैं एक चालक तार हूं, जिस प्रकार ऑस्टेड ने लिया। तो इन्होंने एक चालक तार ले लिया, बड़ा बढ़िया सा। ठीक, तो जब चालक तार ले लिया इन्होंने, तो इस चालक तार में इन्होंने करंट को फ्लो कराया। माना करंट क्या था, आई इसमें करंट फ्लो कराया। तो इन्होंने एक छोटा सा अल्पांश लिया, इस अल्पांश पर देखा, जिसको नाम दे दिया डीएल। इसके कारण इससे कुछ दूरी पर, यानी आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट था, जहां पर कह रहे थे कि मुझे इस बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब मेरे पास अल्पांश तार है तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां से यहां तक की दूरी को इन्होंने कह दिया था कि आप हमारी दूरी को आर लीजिए। तो हमने भी इनका ही जैसे काम किया। तो हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या ली, आर। कोई दिक्कत यहां तक। अब जब मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर ले ली और इस बिंदु पर मैंने डीबी ले लिया, तो बायो सावर्ट ने कहा कि मेरे नियम के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार, यानी बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार इस किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उस चालक तार तथा बिंदु के बीच की ज्या के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को लिखते हैं। और क्या कहा ऑस्टेड ने, देखो ऑस्टेड ने, बायो सावर्ट ने क्या कहा कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें प्रवाहित धारा आई के। ये चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्पांश तार की अल्पांश लंबाई डीएल की। यही चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तार तथा बिंदु के बीच की ज्या, तार तथा बिंदु के बीच की ज्या के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसके बाद यही चुंबकीय क्षेत्र हो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा किसके, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी तार और इस बिंदु तक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। अगर मैं इन सबको इकट्ठा करके लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, आप सोचिए और बताइए। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताइए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। तो dB इक्वल टू प्रोपोर्शनल, जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट लिया बायो सावर्ट ने मिलकर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये DL है पूरा कंप्लीट एक वर्ड है, DL लंबाई का अल्पांश। ठीक है, तो यही था मेरे पास किसका और बायो सावर्ट का नियम। यही था बायो सावर्ट का नियम। अब हम यहां पर देखते हैं, मेरे पास म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने देखी थी निर्वात की वैद्युतशीलता, उसी प्रकार है निर्वात की चुंबकशीलता। इस म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। ठीक है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। अगर हमको मात्रक देखना है तो म्यू नॉट का चाहिए
तो देखो यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आई का मात्रक एम्पियर। तो देखो एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा। इधर टेस्ला है तो इसके लिए कितना आएगा, टेस्ला इंटू टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्योंकि यहाँ मीटर बचेगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग टेस्ला के, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई का मात्रा कितना क्या जाएगा, तो म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के साथ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और भी सारे होते हैं, ठीक है, तो उनको तुम देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इनका एक अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग है बेटा, इसके अनुसार मैं तुम्हारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं टॉपिक्स को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में देखो अगला है इनका नियम है धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग। किसका, बायो-सावर्ट के नियम का, किसमें, धारावाही लूप में अनुप्रयोग करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सीखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देखना बेटा। धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको। तो धारावाही लूप का है, तो सबसे पहले हमने एक तार लिया जिसकी लंबाई L थी। ध्यान देना बेटा कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक तार लिया जिसकी लंबाई L थी, उसका बनाया एक लूप, उसका बनाएंगे क्या, एक लूप, ठीक। इस लूप को कनेक्ट किया एक बैटरी से। हमने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो प्लस से माइनस जाएगी, धारा कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो धारा इस तरीके से चलने के बाद यहाँ पर धारा कुछ इस तरीके से होगी, ये इसका केंद्र, तो इसके अक्ष पर भी हम निकाल सकते हैं, ये होता है इसका अक्ष। तो मैंने माना इस लूप की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, r, ठीक। इस अक्ष से इस बिंदु तक की दूरी मैंने माना, इसके केंद्र से इस यहां तक की दूरी कितनी थी, x। अब यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास कितनी थी, कितनी, वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास लूप के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि लूप के साथ कोई भी एक लूप हो, जैसे कि कैसे बताऊं, अब लूप मेरे पास है भी नहीं कोई, अरे लूप देख लेना, ये देखो जब भी किसी लूप के साथ इस तरीके से कोई भी लाइन रखी जाती है, कितने भी डिग्री पे एंगल पे लाइन रखी जाए तो वो लाइन ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी प्रकार मैंने इसको भी एक लूप पर रखा है, एक लूप होगा, लूप ले रखा है, लूप से मैंने कुछ इस तरीके से, ये लूप है कुछ इस तरीके से रखा है ऐसे, है ना, इस लूप से मैंने इस तरीके से निकाला, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर जो थीटा होगा बेटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लूप इस तार और इसके बीच का कोण, ठीक है, यहाँ पर जो ये है ना, ये वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर ये दूरी निकाल सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस बिंदु को नाम दे दो मैंने माना कोई A पॉइंट, ठीक। इस A पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की। क्या मैं इधर से भी उसको ऐसे कर सकता हूँ, बताइए, मेरी तरफ तो दोनों ही समान है, दोनों को मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये डायग्राम समझ में आया? अगर डायग्राम समझ में आया तो डेरिवेशन करना बहुत आसान है, ध्यान से देखना। अब देखो ये डायग्राम जो मैंने बनाया, इस डायग्राम को आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैंने देखा धारा की दिशा कुछ इस तरह है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हमसे कहता है कि धारा की दिशा में करो अंगूठा, धारा की दिशा में करो अंगूठा, उंगलियां बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा में करो अंगूठा, उंगलियां बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसी प्रकार मैं देखना चाहूँ यहाँ पर धारा की दिशा में किया अंगूठा और ऐसे में बढ़ा चला गया इस पर आगे, ध्यान देना, धारा कैसे इसमें ऐसे करके, तो धारा की दिशा में किया मैंने अंगूठा किया और निकालनी मुझे इस बिंदु तक है, तो इसी दिशा में अंगूठा किए मैं ऐसे करके चला गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी,
ऐसे कैसे आएगी, नीचे की ओर। ध्यान देना बेटा कि जो मेरे पास ये मैंने इससे किया है, ये किसकी दिशा है, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की दिशा है। और यहां पर मैंने मान लिया बेटा डी बी हो रहा, तो ये डी बी आएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो मेरे पास ये एंगल फाई और ये एंगल भी कितना, फाई। ठीक, अब देखो इसी प्रकार मैं आगे बढ़ गया। यहाँ पर दिशा कैसे है, दक्षिण अस्तमुष्टि हमसे क्या कहता है, धारा की दिशा में करो अंगूठा, उंगलियां खोल दो और उंगली जिधर जाएंगे वही होगी क्या, किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मेरे पास ये धारा की दिशा, अगर मैं मुझे निकालना उस बिंदु पर, तो मैं आगे की ओर बढ़ जाऊं, ये आया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर, जिधर उंगलियां जा रही है मेरी। तो इस पर उंगलियां कैसे जा रही है, रेड वाले से बना रहा हूं ऊपर वाले के लिए बेटा, देखना इस पर उंगलियां कुछ ऐसी जा रही थी। बोलो, तो ये वाले फिगर समझ में आए जो मैंने बनाए। अब देखो क्या मैं इनको विघटित कर सकता हूँ, काट सकता हूँ एक दूरी के साथ ऐसे करके, किसी को कोई समस्या तो नहीं बेटा। जब मैंने देखा तो डेफिनेटली ये एंगल भी फाई निकल के आएगा और ये एंगल भी इतना ही फाई निकल के आएगा। ये चीज तुम देख लो, क्योंकि समय नहीं है इतनी छोटी चीजें बताने के लिए आपके पास। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास एक ये कंपोनेंट और मेरे पास एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कटेंगे। मेरे पास एक ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कट गए। तो इन कंपोनेंट्स पर मैंने देखा थीटा की साइड में आता है कौन, कॉस थीटा। तो मेरे पास आएगा बेटा डी बी कॉस थीटा फाई, डी बी कॉस फाई। इधर आएगा बेटा डी बी साइन फाई। तो एक तरफ डी बी कॉस फाई और एक तरफ डी बी साइन फाई। थीटा की साइड में आता है डी बी कॉस फाई और थीटा के अपोजिट साइड में आता है डी बी साइन फाई। ठीक है, तो अब देखिए इधर आएगा मेरे पास डी बी साइन फाई और इधर आएगा बेटा डी बी कॉस फाई। तो ये मेरे पास कुछ एंगल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये चित्र समझ में आया तो डेरिवेशन करना होगा बहुत आसान। अब हमको बस ये वाली दूरी चाहिए और डेरिवेशन सॉल्व। देखना ये दूरी मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैंने इसको नाम दे दिया बेटा O, उसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दूं मैं C, क्योंकि B चुंबकीय क्षेत्र है तो B नहीं कह सकता मैं, और इसको नाम दे दूं D। कोई दिक्कत, मैंने दे दिया O A C D, तीन नाम चार नाम दे दिए मैंने। देखो अब यहां पर मुझे चाहिए कौन, CA की दिशा, CA की दूरी C से लेके A तक, क्योंकि हमको कहा था किसने, बायो सावर्ट ने ये कहा था कि जो यहां से यहां तक जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो चालक तार से, जो मेरे पास चालक तार लिया जिसका मैंने लूप बनाया, चालक तार से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चालक तार से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब हमको बिंदु तक की दूरी भी तो आनी चाहिए। अगर हमें दूरी ना मिली तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो देखिए हम इसकी दूरी निकालते हैं यहां से लेके यहाँ तक। तो ये मेरे पास x और ये मेरे पास r। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आसानी से इस दूरी को निकाल पाओगे। तो देखना बेटा त्रिभुज OAC से, किससे, OAC से, तो OAC में क्या लगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा है, पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देना बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ड हमको निकालना है बेटा कितना, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरे पास, लंब है मेरे पास r का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरे पास x का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आएगा, अंडरूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मुझे मिल गया ये अंडरूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ हुई बताइए बेटा किसी को, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। अब देखो बायो सावर्ट ने जो कहा था वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। बायो सावर्ट ने कहा था कि जो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है वह चुंबकीय क्षेत्र, माना इस पर कितना जनरेट होता है, डीबी जनरेट हुआ था। अब मैं इस पर निकालूंगा बेटा डीबी कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इतना क्या, कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें आई कर रहे हैं। लंबाई कितनी ले रखी है मैंने, एक छोटा सा लूप ले रखा है, इसकी डीएल लंबाई ले रखी है। ठीक है, तो डीएल अल्पांश इसकी लंबाई हो गई।
इसके बाद साइन थीटा बिल्कुल आएगा साइन थीटा बट्टे बीच की दूरी आर स्क्वायर, यानी यहां से दूरी आर थी और लेकिन यहां से दूरी कितनी है अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितनी आएगी बेटा अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैपिटल आर बेटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट जाएगा अंडर, तो डी बी बराबर मेरे पास कितना आएगा बेटा म्यू नॉट हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास 90 डिग्री, तो लगाएंगे 90 अपॉन आएगा कितना बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मेरे पास डी बी इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकॉज साइन 90 इज 1। ठीक है, तो मैंने देखा बेटा यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू कितना आया 1, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर होती है कहानी स्टार्ट, यहां पर कहानी स्टार्ट करने से देखिए अब स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कुछ ट्विस्ट आने वाला है, और ट्विस्ट इसमें ये है कि जब मैंने देखा इधर डी बी साइन पाई ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे इनफाइनाइट, लेकिन इनके बारे में हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन इनके बारे में हमको जरूर पता है क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं अपोजिट, और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक प्लस का दूसरा माइनस का कट कर क्या बनाएंगे जीरो बनाएंगे। ठीक, एक प्लस का दूसरा माइनस का कट कर क्या बनाएंगे बेटा जीरो बनाएंगे, तो जब जीरो बनाएंगे तो ऊपर ये cos फाई cos db cos पाई आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इनका तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब है हमें db sin फाई से। तो db sin फाई को हम किस तरीके से करने वाले बेटा देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखिएगा जरूर देखिएगा ध्यान से, मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से देखें। क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग पास हो जाए। ठीक है, अब पास हो जाएंगे मतलब अच्छे मार्क्स से। देखिए बेटा यहां पर मैं इसको देखता हूं डीबी साइन फाई को, अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बी, तो मैथ वाले स्टूडेंट हो भैया और बायो वाले हो, तो जब मुझे किसी चीज का बी निकालना है तो क्या कर दूं, मेरे पास जितना चुंबकीय क्षेत्र आया उसका क्या कर दूं बेटा इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा कंप्लीट। तो इस लूप के साथ चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए b बराबर कितना आएगा बेटा इंटीग्रेशन dv की वैल्यू कितनी है मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू साइन फाई। क्या बात है, साइन फाई हमको चाहिए, तो इसी त्रिभुज में आएगा ओ ए सी में फाई ये है, क्या मैं साइन फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ना पता साइन फाई क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड, लंब कितना है मेरे पास आर और कर्ड कितना है मेरे पास अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन फाइव इक्वल टू कितना आता है आर अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लगा सकता हूं यहां पर आर अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है अगर? अब देखिए बेटा यहां पर मैं इसको करने वाला हूं बी इक्वल टू इंटीग्रेशन से बाहर कर दूं तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि 1/2 पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो 1/2 उसकी और एक पावर इसकी, तो उसकी इसकी मिलके कितनी हुई 3/2। अब मैंने उसकी इसकी मिला के 3/2 कर दिया तो मेरे पास कितना बचा डीएल, और डीएल का कितना होगा बेटा एल। तो देखिए बी इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरे पास एल। अब जितनी लंबाई का मैंने चालक तार लिया था अब उसका बनाया क्या मैंने एक लूप, यानी वृत्त की परिधि तो उसी लंबाई की होगी, अर्थात मेरे पास इस एल बराबर कितना आएगा बेटा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि यही तो होती है बेटा 2 पाई आर। इसी चीज को अप्लाई करते हैं बेटा, तो b इक्वल टू कितना आएगा म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू
एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 पाई आर, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, पाई से पाई खत्म, आर और आर हो गया बी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और क्या रहेगा बेटा 2 रह गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं होगी, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को मैंने दिक्कत होने नहीं दी बेटा। ठीक, अब देखो इसको मैं बात करता हूं बेटा केंद्र पर। किस पर बेटा? केंद्र पर। केंद्र पर मतलब कि अगर ये वाला बिंदु शिफ्ट होकर कहां आ जाए? केंद्र पर। अर्थात केंद्र पर x बराबर कितना होगा 0 और इसमें x बराबर मैं 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद मैं करता हूं तो b बराबर मेरे पास आएगा बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से कट जाएगा तो। ठीक, इसके बाद मेरे पास कितना आएगा बेटा b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब। इतना आएगा मेरे पास, यहां तक कोई दिक्कत? तो 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से क्या कट जाएगा बेटा क्यूब, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? साइड में लिख दे रहा हूं उधर, क्योंकि एक पेज पर ही डेरिवेशन करनी है हमको इस बार में। देखो कितना आएगा बेटा b बराबर कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नहीं दिख रहा तुमको? नहीं दिख रहा, देखिएगा जरूर। b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब दिख रहा है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर मेरे पास n फेरे हो, जब n फेरे हो तो कितना आएगा बेटा b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। ठीक, तो b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। नहीं दिख रहा तो देखो कहां लिखे हैं चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो दिख रहा है, आप मान लीजिए उसको, मैंने बोल दिया है लास्ट में आएगा कितना बेटा, अगर n फेरे हो तो म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है बेटा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज हमने कंप्लीट किया बेटा बायो सावर्ट का नियम, और जिसका एक अनुप्रयोग किया हमने धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र अभी हम जाना नहीं है, अभी एक डेरिवेशन और करना है, वो है क्या? एम्पियर का नियम। ठीक है, तो एम्पियर का नियम करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो रुकिए थोड़ी देर के लिए, बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। तो हमारे पास टॉपिक बेटा एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी इसी के कहा जाता है। अब देखो बेटा इसके बारे में बात करते हैं। तो एम्पियर का नियम हमसे क्या कहता है? इन्होंने भी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित दे दिया। तो हाँ, अभी मैं बताना भूल गया बेटा, अभी जो लास्ट में आई थी वो हमारे पास कितना आया था, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर किसी ने फॉर्मूला वहां से ना देख पाया हो तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं बढ़ता हूँ एम्पियर के नियम पे। ठीक है, देख लिया होगा b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, वहां दिखा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो देखिए अब बात करते बेटा एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम हमसे क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पास से गुजरने वाली वैद्युत धारा, अब देखो सही, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पास से गुजरने वाली वैद्युत धारा का कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। नहीं समझे? देखिए, तो मेरे पास रेखीय समाकलन, सबसे पहले समझते बेटा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन दो सरफेस इंटीग्रल b डॉट dl, ये इसी को बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। दिख नहीं रहा, मैं इधर देख रहा हूं बेटा कि सरफेस इंटीग्रल b डॉट dl।
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई, ये समेशन का साइन है, ठीक है, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में सिग्मा कहते हैं, एक्चुअल में ये समेशन होता है बेटा, ठीक है, सिग्मा को भूल जाओगे ना इसको, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, ठीक है। तो यानी हमने देखा कि रेखीय समाकलन मेरे पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है बेटा बी डॉट डी एल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, रेखा यानी कि लंबाई, लंबाई मतलब समाकलन, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पास से, यानी एम्पियर ने क्या कहा कि किसी बंद पास से गुजरने वाला, किसी बंद पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पास से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एम्पियर ने कि सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई, जैसे वहां गॉस ने कहा था, यहां पर एम्पियर ने कहा था इसके लिए। तो अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो हमने देखा कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम रहेगा, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पास से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा। इसके बाद इनका एक अनुप्रयोग करते हैं। तो इनका अनुप्रयोग कहता है बेटा कि कह रहा अनंत लंबाई के सीधे तार, अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। बेटा नियम से ज्यादा अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने जहन, जिंदगी और दिमाग में इन अनुप्रयोगों को बहुत अच्छे से संभाले ना बेटा। तो एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। तो पहला कह रहा है बेटा अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्या है इनका पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमको तार मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने तार माना, तो इससे कुछ दूरी पर, यानी मैंने कहा स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई बिंदु है ए, इस ए बिंदु पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मैंने कहा इसमें से करंट फ्लो करता है आई। तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एम्पियर का नियम एक बंद लूप के लिए लागू होता है, ध्यान देना बेटा, एम्पियर का नियम सदैव एक बंद लूप के लिए ही लागू होगा। एम्पियर का नियम सदैव एक बंद लूप के लिए ही लागू होगा। तो हमने माना इस पर क्या, बिंदु ए। अब देखो यहां से ये बिंदु ए पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमको पता है बहुत अच्छे से बेटा, हमको ये पता है कि यहां पर हमको सबसे पहले एक छोटी सी लंबाई लेनी है डी एल, इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है डी बी। तो वही मेरे पास जो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो आएगा मेरे पास बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। हमको पता होना चाहिए समेशन ऑफ आई का मतलब समेशन ऑफ आई, यानी इस बंद लूप से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बंद लूप से बाहर अगर जाए, जैसे कि इनका नियम था, इसको देखो यहां समझना, जैसे कि मेरे पास एक ये बंद लूप है, इस बंद लूप में बहुत सारे वायर हैं, ये करेंगे ऐसे करेंगे ये। तो मैंने कहा इसमें धारा जा रही है I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5 और इसमें I6। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर समेशन ऑफ आई कितना होगा, बंद लूप की बात होगी तो सिर्फ बंद लूप वाली धाराएं, यानी I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में बेटा इसकी दिशा उल्टी है, इसलिए कितना होगा माइनस I3 और प्लस I4, क्योंकि पहले की दिशा में ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब मैंने देखा इस बंद पास से गुजरने वाली धारा कितनी बेटा आई, तो बंद पास से गुजरने वाली धारा कितनी है आई, तो आई हमको देखना है बेटा। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू मेरे पास कितना है आई, तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू आया मेरे पास कितना बेटा म्यू नॉट आई। क्या मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कितना आएगा बेटा बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन एल। अब एल फिर से वही आ गया मेरे पास, एल यानी मेरे पास क्या है वृत्त है,
और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, L बराबर मेरे पास आएगा 2 पाई r, तो B इक्वल टू मेरे पास आएगा बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, यदि n फेरे हो, कितने हो बेटा, यदि n फेरे हो, यदि n फेरे हो तो n फेरे होंगे तो उसमें क्या होगा बेटा कि B बराबर कितना आएगा बेटा म्यू नॉट n I अपॉन 2r। स्मॉल r है तो स्मॉल r ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो r लिया वही ले लो, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई समस्या बेटा होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको अगर ये चीज समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इसी तरीके से अनुप्रयोग दूसरे भी हैं तो करने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर कमेंट जरूर करना, लिख के भेज देना, क्वेश्चन को ले फोटो खींचना और हमको व्हाट्सएप कर देना, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ठीक है बेटा, आज हमने कंप्लीट किया, बहुत ध्यान से सुनना, हमने कंप्लीट किया बायो सावर्ट का नियम, ऑस्टेड के प्रयोग, बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम और एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। तो हमने बहुत अच्छे से इनकी डेरिवेशंस को किया है। तो जिस तरीके से मैंने इन डेरिवेशंस को करने की कोशिश की है, कृपया करके आप लोग भी इसी प्रकार डेरिवेशंस को करने की कोशिश करें। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वही तरीका आजमाना है जो तरीका मैंने आजमाया, एकदम बेटर तरीका, परफेक्ट तरीका, एकदम खल्लास तरीका। आसानी से तुम डेरिवेशन को उड़ा दोगे, गर्दा काट दोगे, गर्दा। ठीक है, तो आप कुल मिला के जिस तरीके से मैंने तुमको डेरिवेशंस को कराया उसी तरह से आप भी डेरिवेशंस, इसकी थ्योरी लिखना मत भूलना बेटा, इसकी थ्योरी भी लिखनी है तुमको, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पास से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या लिखनी है इसकी थ्योरी, कि बंद पास से, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पास से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखना मत भूलना बेटा, क्योंकि मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिख सकता, अगर मैंने थ्योरी लिखना स्टार्ट किया तो बहुत समय जाएगा और इतना समय नहीं है। थ्योरी तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई है, आप अपनी नोट्स को पेजों को पलटिए, कब तक रखोगे उनको नोट्स को सजाकर। ठीक है, तो नोट्स को सजाइए मत बेटा, चीजों को पढ़ने की आदत डालो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हारे पेपर 2 से 5 में होने वाले हैं, तो 2 से 5 की आदत हमेशा बनानी है। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है, ज़्यादा समय नहीं लेते, समाप्त कर दे क्लास, वैसे भी 37 मिनट की हो गई। ठीक है, तो आज हम रोकते हैं यही क्लास। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और दोस्तों को बताइए, जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम अब तो नज़दीक है, बहुत ही क्लोज आ गए हम तो एग्जाम के, अब बचा ही नहीं है कुछ एग्जाम में। आज कितनी होगी तारीख, 12 तारीख है। हाँ, और सॉरी फॉर दैट, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शंस प्रोग्राम है, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैंने देखा बेटा, तो आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, तो चीज़ों को समझिए, करिए। देखो, फिजिक्स को रटना मत, पहले तो मैं बता दूँ, रटोगे तो दिमाग में जितना भरा हुआ है उसको बाहर कर देगी। ठीक है, तो बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा दिखा दीजिए, कोशिश कीजिए, जिससे मुझे एक अंदर से फील आए कि मैं कंटेंट को बेटर दे रहा हूँ। हाँ, एक वीडियो में गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ क्या कि मैंने अब किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया था, उसमें y इक्वल टू मेरे पास आया था 1.5 - 1, तो यहाँ गलती से मैंने ये कर दिया 1.5 - 1 में से 0.5 ना 1 ना घटाकर मैंने 0.5 घटा दिया और 1 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर ये गलत था। तो y की वैल्यू वहाँ पर आएगी बेटा 0.5, जो कि एक भाई ने मुझे कमेंट करके ही बताया। ठीक है, तो y की वैल्यू 0.5 एम्पियर आ रही थी, जहां पर मैंने उस न्यूमेरिकल को निकलवाया था किरचॉफ के नियम वाले में। किरचॉफ के नियम का KCL पे मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था, एक रेखा से खींच के उसमें करंट निकलवाया था, x y z की वैल्यू निकलवाई थी और i की वैल्यू निकलवाई थी। वहां पर y की वैल्यू 0.5 एम्पियर आएगी, ना कि 1 एम्पियर। तो वहां इसमें से मतलब बाई फॉल्ट मिस्टेक हो जाती है, छोटी सी मिस्टेक, सिली मिस्टेक के कारण ये भाई ने बता दिया। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पिन में कमेंट भी है, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता आप लोगों का। ठीक है, तो बस मैं यही कहता हूँ, आप पढ़ने की कोशिश पूरी करिए, क्योंकि समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि समय हमारे पास इतना नहीं है कि अब हम इसको वेस्ट कर सकें। अब हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। सुबह से बैठिए, शाम तक पढ़ते रहिए, तब तक पढ़िए जब तक अंदर से एक फूट ना जाओ अंदर से। समझ रहे, फूटने का मतलब ये है कि जब तक अंदर से ना लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया, है ना, जब तक
दिल गवाही ना दे कि हाँ बेटा बहुत आज के लिए काफ़ी है, चलो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। देखते हैं कब तक सफल नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास को रखते हैं इतनी, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।